हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है कि हम हर बार ही आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आते हैं और बच्चे कई बार ये रिवर्ट करते हैं कि जो यहाँ पे एमसीक्यू कराए गए हैं वो पेपर में आते भी हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इन एमसीक्यूज को ध्यान से करिएगा, अपना स्कोर बताइएगा हमें कि आपके कितने मार्क्स आते हैं जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप वीकली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मंथली भी करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यूज करना बहुत बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि एमसीक्यू हमें बताता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें आज की, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हमारे पास ये, और 12 से लेके 18 फेब 2023 के, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम कि क्या लिखा गया है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फरवरी 2023 मतलब 2023 12 चीताज फ्रॉम डैश वर रिलीज्ड इनटू द कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। अब यहां से पहले हम अपना क्वेश्चन निकालते हैं कि देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको बात याद रखनी है कि 12 चीते लाए गए हैं। ये तो क्लियर हो गया हमें भाई, ठीक है, कि 12 चीते लाए गए हैं। और चीते अगर बोलने का मतलब हो गया तो भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रमोट करने की बात की जा रही है, ये भी हमें क्लियर हो गया। अब ये क्लियर है कि वो आए तो कहीं से है, पर उनको रिलीज कहां पर किया गया है, कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क हमें कहां देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो कहां मिलता है हमें, तो आप याद रखेंगे कहां मिलता है, मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। अब अगर आप ऑप्शंस पे जाते हैं तो पहला है साउथ अफ्रीका, देन है नाम्बिया, उसके बाद है बोत्सवाना और उसके बाद है जाम्बिया। अगर आप नाम्बिया की बात करें तो नाम्बिया से तो पहले भी क्या लाए जा चुके हैं, चीते लाए जा चुके हैं। अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है आपके पास, ए बी सी और डी। तो आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। और आई एम सो सॉरी, इसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, देखिए कहते हैं इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है हैज रिसीव्ड अ बूस्ट। ठीक है, अब मतलब हमारी वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी को नए 12 चीते मिले हैं, जो कि कहां पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश में। और कहां से आए हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं। तो जरा आंसर पे आइएगा, यहाँ पे एमसीक्यूज पे देखिएगा क्या आंसर बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, ए। तो कहां से आए हैं, आपको याद रखना है कहां से आए हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं। अब देखिए यहां से कहता है 12 चीताज अराइव्ड ऑन सैटरडे एंड वर रिलीज्ड इनटू क्वारंटीन एनक्लोजर एट द कूनो नेशनल पार्क इन शियोपुर डिस्ट्रिक्ट 5 months आफ्टर द फर्स्ट बैच ऑफ 8 ऑफ दीज फास्टेस्ट लैंड एनिमल्स वर ब्रॉट देयर फ्रॉम नाम्बिया। तो अगर हम देखें साउथ अफ्रीका से इस बार कितने आए हैं, 12, और पहले कितने आ चुके हैं, 8। तो टोटल नंबर ऑफ कितने आ चुके हैं अभी अपने पास, 20 चीता हो चुके हैं। कहां पे, कूनो नेशनल पार्क के अंदर। कहां पर, कूनो नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, कहता है द इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन इज अ पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स एम्बिशियस प्रोग्राम। अगर हम देखें तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, कहने का मतलब हो गया कि अफ्रीका से कहां पहुंचाए गए हैं, एशिया कॉन्टिनेंट, और एशिया में हमारा इंडिया आता है। कॉन्टिनेंट ट्रांसलोकेशन इज अ पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें हमें किसे बचाना है यहाँ पे, जिसमें हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाना है। क्यों, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिस स्पीड में एक्सटेंड होती जा रही है उसे प्रोटेक्ट करना है। कहता है द कंट्रीज लास्ट चीता died in Korea, ठीक है, कोरिया, हाँ, कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन द ऑफ द प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ इन 1947 एंड द स्पीसीज वर डिक्लेयर्ड एक्सटेंट इन 1952। अगर हम लास्ट चीता की बात करें तो वो कहाँ पे था, छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वहाँ पर डेथ हो गई। और उसके बाद चीता को भी एक एक्सटेंट एनिमल के अंदर डाल दिया गया। और कब डाला गया था, तो आपको याद रखना है 1952 के अंदर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कि अगर हम बात करें कूनो नेशनल पार्क की, अगर हम बात करें चीताओं की, तो टोटल नंबर ऑफ चीता कितने आए हैं, तो भाई 12 आए हैं। कहां से आए हैं, तो याद रखना साउथ अफ्रीका से आए हैं। अगर हम बात करें तो ये सेकंड बैच आया है किसका, चीतों का, और एक पहला बैच आ चुका है, वो आया था कहां से, नाम्बिया से। और वहां पर कितने चीते आए थे वहां से, तो आपको याद रखना है 8 पहले आए थे, 12 अभी आए हैं। टोटल कितने हो चुके हैं यहाँ पे, 20 हो चुके हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन किसका पार्ट है, तो इंडियन गवर्नमेंट का
एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसमें उन एनिमल्स को दोबारा री इंट्रोड्यूस करना है जो पिछले किसी 7 डिकेड से क्या हो चुके हैं, खत्म हो रहे हैं या खत्म होने की कगार पे है। अगर हम अपनी कंट्री के लास्ट चीता की बात करें तो वो कहाँ था, वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर था। 1947 में उसकी डेथ हुई थी और ये स्पीसी, चीतों की ये जो स्पीसी है, इसे एक्सटेंट डिक्लेयर किया गया था 1952 में। तो आपको याद रखना है कब किया गया था, 1952 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद हम कि क्या क्या बोला गया। इसके बाद यहाँ पे कहता है अब कितने हो चुके हैं यहाँ पे, तो आपको मैंने बता दिया 20 हो चुके हैं यहाँ पे, ये बात आपको याद रखनी है। द चीताज फ्रॉम नाम्बिया, जब नाम्बिया से आए थे तो आपको याद रखना है 5 फीमेल्स एंड 3 मेल्स वर करेंटली इन हंटिंग एनक्लोजर एट द पार्क बिफोर देयर फुल रिलीज इनटू द वाइल्ड। तो ऐसा नहीं है कि आते ही उनको प्रॉपर तरीके से छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपने न्यूज़ देखी है तो उनको भी क्वारंटीन करके रखा गया, उनका पूरा हेल्थ चेकअप होगा और ये भी हुआ, हेल्थ चेकअप हो भी गया और उसके बाद ये भी कंफर्म कर दिया गया कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब उनको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, चलिए अब इसके साथ थोड़ा सा और चीज़ों को देखेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस एयरक्राफ्ट में उन्हें लाया गया था तो आपको याद रखना है दैट इज ग्लोब मास्टर। अगर आपसे पूछ ले कि किस एयरक्राफ्ट में लाया गया तो आपको याद रखना है ग्लोब मास्टर में। और कहाँ उतारे गए थे भाई, ये तो ग्वालियर में उतारे गए थे और ग्वालियर एक सिटी है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर, तो आपको याद रखना है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सीएम की, तो सीएम कौन आते हैं हमारे पास, शिवराज चौहान। अगर आपने पढ़ा इनके बारे में तो शिवराज चौहान आते हैं, आपको याद रखना है कौन है ये सीएम हो गए और इनका पूरा नाम है शिवराज सिंह चौहान। ये कौन आ गए हमारे पास, सीएम हो गए कहाँ के, मध्य प्रदेश के। और अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, गवर्नर की, तो उनका नाम है सीएम, ठीक है, पुनाका या पुनका, जो भी आप इन्हें बोले, ये हो गए गवर्नर यहाँ के। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बता देती हूँ। देखिए, एक रिवर यहाँ मध्य प्रदेश में बहती है जिसे रेवा कहा जाता है। ठीक है, एक रिवर मध्य प्रदेश में बहती है जिसे क्या कहा जाता है, रेवा। और रेवा को ही लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। रेवा की बात करें तो रेवा कौन सी नदी है वहां पे, तो आपको याद रखना है दैट इज नर्मदा। कौन सी रिवर है वहां पे, नर्मदा। तो लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश रेवा को कहा जाता है और रेवा ओरिजिनली क्या है, आपको याद रखना है नर्मदा नदी है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां से एक पेपर में क्वेश्चन आता है हमारे पास कि धुआंधार वाटरफॉल, ध्यान देना कौन सा वाला, धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है, तब भी आप पेपर में क्या टिक करते हैं, मध्य प्रदेश टिक करते हैं। तो धुआंधार वाटरफॉल भी कहाँ पर आता है, तब भी हम क्या टिक करेंगे, मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम और बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी आप सबको पता है भोपाल आती है और यहाँ पे एक सबसे क्लीनेस्ट सिटी है जिसका नाम क्या है, इंदौर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौर इज कंसीडर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब इसी के साथ आप एक चीज़ और देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट कब आया था। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, और वैसे तो सबने पढ़ी है एनसीईआरटीज, बट अगर आप अभी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी मेंशन्ड है कि 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट आया था। ठीक है, चलिए याद रहेगा आपको। इसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा, नर्मदा की एक और बारे में बात कर लेते हैं। नर्मदा कौन सी रिवर है, तो नर्मदा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या वेस्ट फ्लोइंग है, तो आपको याद रखना है कि नर्मदा इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। पेपर में क्वेश्चन था, बच्चे ने क्वेश्चन बताया था कि नर्मदा का जो एस्चुरी है, नर्मदा एक एस्चुरी बनाती है। आप मुझे बताएंगे एस्चुरी क्या होती है, और इसकी एस्चुरी का नाम है आलिया बेट। तो आप आलिया भट्ट से याद रख लो कि नर्मदा की एस्चुरी का नाम क्या है, आपको याद रखना है आलिया बेट। क्या आता है आपके पास यहाँ पे, आलिया बेट। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा, अभी जो अपने पास चीते आए हैं उन चीतों में से 7 मेल्स हैं और 5 फीमेल्स हैं। ये भी याद रख लेना कि जो अभी आए हैं वो कौन है, 7 मेल्स हैं अपने पास और 5 फीमेल्स हैं अपने पास। ठीक है, तो याद रखेंगे आप यहाँ पे इसके बारे में भी। ठीक है, 7 मेल्स हैं और 5 क्या है, फीमेल्स हैं। अगर हम इसके बारे में और थोड़ी सी बात करें तो नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली में बहती है। अगर आपको पता हो तो रिफ्ट वैली मतलब क्या हो गया, व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन
टू एरियाज और फॉल्ट हो गया एक तरीके का, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ऐसे इस तरीके से था और अभी ये टूट चुका है, तो टूटने की वजह से जो गैप है उस गैप में बहती है कौन सी रिवर अपने पास, नर्मदा। नर्मदा कौन सी रिवर है, आपको याद रखना है वेस्ट फ्लोइंग, और इसकी एक एस्चुरी है, उस एस्चुरी का नाम है आलिया बेट। क्या नाम है इसकी एस्चुरी का, नाम है आलिया बेट। तो ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है यहाँ पे और कितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे कहता है इन विच स्टेट द नॉर्थ इंडियाज, अब ध्यान देंगे कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश होने जा रहा है कहां पे। अब ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे क्या है लिखा आपके पास, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और अगर आप पिक्चर को देख पा रहे हैं तो वहां पे आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा कि अगर हम बात करते हैं किसकी, हरियाणा की, तो हरियाणा में क्या बनाया जा रहा है, फर्स्ट आई एम सो सॉरी, न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पर बनाया जा रहा है। तो कहां पे बनाया जा रहा है, हरियाणा में। ठीक है, चलिए इसके साथ रिलेटेड सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस को देखेंगे क्या लिखा गया है। अगर हम बात करें पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉर्थ इंडिया का सेटअप किया जाएगा कहां पे, गोरखपुर, हरियाणा। अच्छा अब याद करिए जरा सा, एक तो आपको गोरखपुर क्या याद रखते हैं आप लोग कि एक तो गोरखपुर कहां आता है, आप सबको पता है जहां पे चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कहां वाला गोरखपुर है, हरियाणा वाला। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हरियाणा का जो गोरखपुर है और वहां पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। कहता है अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, he claimed that one of the major accomplished under प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहा जाता है कि पहले तो ये था कि सारे के सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो साउथ इंडिया में ज्यादा थे, और आज भी अगर मैं टेबल लेकर आई हूँ आपके पास, इसके बाद आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ कहाँ पे थे, साउथ इंडिया में। तो ये इनिशिएट नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि कहाँ पर इनको सेटअप किया जा रहा है, अब नॉर्थ इंडिया में भी इनको सेटअप करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो अभी कहाँ पे सेटअप किए जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में। अगर आप साउथ इंडिया में देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न जितने वेस्टर्न महाराष्ट्र, इन एरियाज में ज्यादा थे, बट अब इनको शिफ्ट करके, शिफ्ट बोलने का मतलब है कि साउथ इंडिया वाले तो साउथ इंडिया में, बट नॉर्थ इंडिया में इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कहता है हरियाणा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, याद रखना है आपको क्या नाम है इसका, हरियाणा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट has commenced the construction of a water duct from Tohana to GHAVP। अब ये GHAVP क्या है तो आपको याद रखना है, गोरखपुर हरियाणा अनुविद्युत परियोजना। तो क्या है इसका नाम, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, गोरखपुर हरियाणा, ठीक है याद रखें, गोरखपुर हरियाणा ठीक है अणु विद्युत परियोजना। ठीक है याद रखेंगे आप, अणु विद्युत परियोजना आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे इसके बारे में, ठीक है, तो ये क्लियर आपको याद रखना है कि इनके साथ मिलकर यहाँ पे सारी चीज़ों को सेटअप किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें द अदर मेन प्लांट का स्ट्रक्चर क्या क्या है, जैसे कि फायर वाटर पंप हाउस होगा, सेफ्टी रिलेटेड पंप हाउस होगा, फ्यूल ऑयल स्टोरेज एरिया होगा, वेंटिलेशन होगा, ओवरहेड टैंक होगा, स्विच यार्ड कंट्रोल बिल्डिंग होगी, सेफ्टी रिलेटेड एंड नॉन सेफ्टी रिलेटेड टनल होगी, यहाँ पे ट्रेंचेस होंगे छोटे छोटे बड़े बड़े से, उसके बाद द रिटेनिंग वॉल्स, गार्लैंड ड्रेन एंड आर बिंग इन द गुड मैनर। ठीक है, अगर हम देखें तो पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये सारी चीजें बहुत प्रोमिनेंट थी, बट अगर अब हम बात करें तो न्यूक्लियर जैसा जो कंसेप्ट है ये बहुत ही एक तरीके से कह लो कि जनरेशन के लिए, आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बता दूं कि और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में। जैसे अगर हम बात करें ककरापारा, तो ककरापारा कहाँ पर है, गुजरात में, और ये कब बना था, 1993 में। कलपक्कम कहाँ पर है, मद्रास में, 1984 तमिलनाडु में बना था ये, और मद्रास उस समय आज का चेन्नई, उस समय का मद्रास। अगर हम बात करें और मद्रास में ही अगर आपको पता हो तो पहली हमारी क्या बनी थी, पहली म्युनिसिपैलिटी, मैंने आपको कराया भी है ये क्वेश्चन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो फर्स्ट बनी थी वो भी कहां बनी थी, मद्रास में। नरोरा वाला कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, कब बना था, 1991 में। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां बना था, कर्नाटका में, कब बना था, 2000 में। राजस्थान वाला कब बनता है तो 1973 में, कहां पर है, नाम से क्लियर है, राजस्थान में। तारापुर की बात करें तो 1969 में ये महाराष्ट्र में है, और कुंदनकुलम ये कहां पर है, 2013 में बनता है तमिलनाडु में। अब पेपर में क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बनता है। जब हम तारापुर वाले की बात करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, तो दैट इज तारापुर। और तारापुर वाला कब बना है, 1969 में, और कहां बना था, महाराष्ट्र में बना है। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में बना था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे एक और चीज की,
तो कहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का इन इंडिया आफ्टर थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम सबको पता है कि जिस तरीके से हम एक कंसेप्ट आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आपने एक टर्म सुनी होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम क्लाइमेट की चिंता कम कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे क्लाइमेट बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की बात मतलब आने वाले टाइम पीरियड पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सस्टेनेबल वर्ड इसीलिए लाया गया था कि आप और मैं जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनको इस तरीके से यूज़ किया जाए कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंडिया का फर्स्ट नॉर्थ इंडिया पे क्या खुलने वाला है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कहाँ खुलेगा, हरियाणा में। ठीक है, आप सबको पता होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था, तो आपको याद रखना है हरियाणा से ही याद रखेंगे आप। ठीक है, अगर हम इनके सीएम की बात करें तो आप सबको पता है मनोहर लाल जी हैं। गवर्नर की बात करें तो बंदारू दत्तात्रेय, और कैपिटल आप सबको पता है, कैपिटल में आप में से आधे जने बैठे हुए हैं, दैट इज चंडीगढ़। ठीक है, चलिए आप मुझे बताएंगे चंडीगढ़ वाज डिजाइंड बाय, आंसर दीजिएगा मुझे कि चंडीगढ़ किसने डिजाइन करा था। 2 करंट अफेयर हो चुके हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, और जिसे क्या कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इंडिया। अब कौन कौन है यहाँ पे, अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार एंड दीपिका पादुकोण। अगर आप फोटो पे देख पा रहे हैं तो आप पहचान ही लेंगे कौन है ये हमारे पास, आयुष्मान खुराना। इसका आंसर क्या है हमारे पास, आयुष्मान खुराना। तो कौन बने हैं अभी यहाँ पर नेशनल एम्बेसडर, इंडिया की तरफ से एम्बेसडर कौन बने हैं, तो याद रखना है आपको आयुष्मान खुराना है। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। इंडिया में आयुष्मान खुराना जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे यूनिसेफ को, द एक्टर डेजिग्नेशन एज द नेशनल एम्बेसडर। क्या किस पद पे इनको लाया गया है, नेशनल, मतलब देश, हमारे देश की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है ये। एज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटीज आयुष्मान विल वर्क, क्या काम करेंगे, यूनिसेफ के साथ, टू गारंटी एवरी चिल्ड्रंस राइट टू लाइफ, ताकि उनकी जिंदगी, उनकी हेल्थ, उनकी प्रोटेक्शन, सारी चीजों के बाद, उसके बाद उनकी आवाज किसके लिए भाई, किसी भी तरीके के वायलेंस के खिलाफ, एन एजेंसी इन मैटर्स दैट अफेक्ट देम। बिल्कुल, अगर आप देखें आज भी तो जितना ज्यादा शोषण जो है, ठीक है, आप देखते हैं वैसे तो हर किसी के साथ शोषण हो रहा है, पर बच्चों के साथ भी किया जाता है, जो कि बहुत ही खराब है, उसको बचाने की यहाँ पे बात की जा रही है। प्रायर टू 2020 से पहले आयुष्मान वर्कड एज ए सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर यूनिसेफ इंडिया। किस चीज को बंद करने के लिए, बच्चों के ऊपर होने वाले वायलेंस को खत्म करने के लिए। ही विल वर्क टू अपहोल्ड एंड डिफेंड किड्स राइट इन हिज न्यू पोजीशन। मोस्ट रिसेंटली ही वर्कड विद सचिन तेंदुलकर, जो कि कौन थे, रीजनल एम्बेसडर थे यूनिसेफ के, किस एरिया के, साउथ के, टू हाईलाइट इंक्लूजन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन थ्रू जेंडर इंक्लूसिव स्पोर्ट्स ऑन वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2022। ठीक है, तो आपको याद रखना है आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का क्या बनाया गया है, तो आप याद रखेंगे नेशनल एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। ठीक है, चलिए इन्होंने किसके साथ काम कर रखा है पहले, तो इन्होंने किसके साथ काम कर रखा है यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर के साथ भी। ठीक है, जो कि कौन थे, रीजनल एम्बेसडर थे। और अगर हम बात करें आयुष्मान खुराना की, तो ये पहले कौन थे, ये पहले सेलिब्रिटी एडवोकेट थे। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है। कहता है यूनिसेफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत वाले काम करने हैं, और किसे बचाना है भाई, चिल्ड्रन को, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां ये प्रताड़ित किए जाते हैं वहां पर। फॉर्मरली इसे क्या कहा जाता था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एंड इज फुल, एंड यूनिसेफ इज नाउ फॉर्मली नोन एज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कहा इसे जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव जर्नल कौन है अभी, तो कैथरीन रसल। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क यूएसए में आता है, हमारे पास याद रखना है। और कब बना था, तो 11 दिसंबर 1946 में ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगेन। नेक्स्ट आता है, विच इंडियन रेगुलेटरी बॉडी हैज बीन लॉन्च्ड इट्स सेकंड ग्लोबल हैकाथन हार्बिंजर 2023। तो आपको यहाँ पे सिंबल से भी दिख जाएगा थोड़ा बहुत, और सिंबल से भी आप समझ जाएंगे कि अगर हम बात करें तो कौन इसे कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा ना हार्बिंजर, तो आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। देखिए भाई, अगर आपको याद रखना है तो यहीं से आप याद रख सकते हैं कि आरबीआई ही चला रही है हार्बिंजर। ठीक है, तो याद रखेंगे आप यहाँ पे। अब देखिए इसका आंसर आपके पास मिल ही गया यहाँ पे, आरबीआई। अब देखते हैं इसके बारे में भी क्या लिखा गया। आरबीआई की अगर हम बात करें तो उसने सेकंड ग्लोबल हैकाथन को क्या किया यहाँ पे,
इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये बनता है कि पहला हैकाथन कब आया था? तो आप याद रखेंगे 1 नवंबर 2021 में इनका पहला हैकाथन आया था। और दूसरा कब आया? 2023 में। कब आया? अभी अपने पास फरवरी में 2023 में ये देखने को हमें मिलता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार इसकी थीम क्या है? इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज, मतलब पूरे इंडिया के लोगों को इस प्रकार जोड़ना है कि डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। एंड रजिस्ट्रेशन फॉर द हैकाथन स्टार्ट फ्रॉम फरवरी 22, 2023। इसमें कितने प्रपोजल आ रहे हैं? तो 363 प्रपोजल सबमिटेड बाय टीम विद इन इंडिया एंड 22 फ्रॉम अदर कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, स्वीडन, सिंगापुर, फिलीपींस एंड इजराइल। ठीक है, तो ये करंट अफेयर आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई को आप सबको पता है कब सेटअप किया गया था, या कौन से एक्ट से सेटअप किया गया था, या किस एक्ट में इसकी बात हो गई थी? तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो क्या लिखा आप लोगों ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किसको एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी? तो आरबीआई को एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी। और 1 अप्रैल 1935 को इसको सेटअप भी किया गया। तो आरबीआई को सेटअप किया गया 1 अप्रैल 1935 को इसको सेटअप भी किया गया। गवर्नर की बात करें तो आप सबको पता है कौन आते हैं? अभी शक्तिकांत दास, याद रखेंगे आप यहाँ पे कौन आते हैं? यहाँ पे शक्तिकांत दास आपको याद रखना है। और अगर हम आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर आता है? मुंबई, महाराष्ट्र में आता है। कहां पर आता है? मुंबई, महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। और मुंबई को क्या बोला जाता है? तो आप सबको पता है मुंबई इज कंसिडर्ड एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या है हमारे पास? ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया हमें देखने को मिलती है। तो आरबीआई को कौन से एक्ट से लाया गया था? तो आप याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और अगर आप में से जो भी पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा कि हमारे संविधान का 75% जो डाटा है, जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते हैं, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, कब बना था? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था। प्रेसिडेंट कौन है? शक्तिकांत दास। और हेडक्वार्टर कहां मिलता है? मुंबई, महाराष्ट्र में मिलता है। थीम क्या है इस बार की? इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। कौन सी किसने चलाया यहाँ पे? आरबीआई ने। तो हर बिंजर में तो आरबीआई आ रहा है ना, आरबीआई, तो आपको आरबीआई से याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर आती है अपने पास। नील मोहन इज अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन अमेरिकन सीईओ ऑफ। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या लिखा गया आपके पास कि नील मोहन जो है वो किसके नए सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं? किस ऑर्गेनाइजेशन के? ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और उसके बाद है सैमसंग। अगर आपको हाईलाइटेड में दिख रहा होगा इंस्टाग्राम तो आप टिक कर देंगे इंस्टाग्राम। नहीं, गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। बहुत खुश हैं ये। ठीक है, याद रखना आपको। देखिए कहता है एन इंडियन अमेरिकन नील मोहन। कौन है ये? इंडियन अमेरिकन नील मोहन जो है वो नेक्स्ट सीईओ बनने जा रहे हैं ऑफ अल्फाबेट ओन्ड। किसके? यूट्यूब के। किसको फॉलो करके जा रही है, मतलब किसको किसके बाद जा रहे हैं? तो सुसान किस आगे लिख लेंगे अनाउंसमेंट दैट शी विल बी स्टेपिंग डाउन फ्रॉम हर रोल एज द हेड ऑफ द वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। विद दिस मोहन विल बी ज्वाइनिंग एज द एलाइट लिस्ट ऑफ ग्लोबल टेक चीफ ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर आप देखें तो हम यहाँ पे इस चीज के लिए तो हमारे कौन जा रहे हैं यहाँ पे? नील मोहन जी जा रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, कहता है यहाँ पे कि अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है ग्लोबल टेक जहां पे हमारे चीफ बैठे हुए हैं। जैसे कि अगर देखिए यहाँ पे तो अल्फाबेट सुंदर पिचाई, गूगल आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, उसके बाद आईबीएम की अगर हम बात करें तो अरविंद कृष्णा, और अडोब की बात करें तो शांतनु नारायण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूट्यूब के फाउंडर की बात करते हैं तो जावेद करीम, चद हरली, उसके बाद आता है आपके पास स्टीवी चेन। फाउंडेशन की बात करें तो कब बना था? 14 फरवरी 2005 को। कहां पर? सैन मैथ्यू, उसके बाद कैलिफोर्निया यूएसए में। यूट्यूब के हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां पर आता है? सैन ब्रूनो में आता है। याद रखना मैथ्यू में बना था और ब्रूनो में इसकी क्या है? हेडक्वार्टर है। और यूट्यूब के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? गूगल है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट करंट अफेयर कहता है नेम द 4th एडिशन ऑफ इंडिया जापान एनुअल मिलिट्री एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो कि कहां पर हुई है, इमाजू में। ध्यान देना है कहां पर हुई है, इमाजू कैंप, और ये कहां पर है, जापान में। तो क्या ये वाली एक्सरसाइज इंडिया में हुई है, जापान में हुई? तो आपको याद रखना है जापान में हुई है। क्या नाम है इसका? तो ऑप्शन देखिए क्या है, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमेक्स और गरुड़ शक्ति। ठीक है, गरुड़ शक्ति तो यहाँ पे है ही नहीं, इसके साथ जापान के साथ तो डी तो एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी 3 बचते हैं, देखते हैं इसके बारे में भी। देखिए इंडिया और जापान ने एक एक्सरसाइज शुरू करी जिससे एक्स धर्म गार्जियन, तो आंसर देखिए क्या बना आपके पास यहाँ पे, ए आपको इसके पास आंसर बन जाता है। एट कैंप इमाजू इन शिगा प्रोविंस जापान फ्रॉम फरवरी 17 से लेकर 2 मार्च 2023 तक ये चलेगी। एंड द इंडियन आर्मी कंटिजेंट अराइव्ड एट द एक्सरसाइज लोकेशन, यहाँ पहुंचे थे। इंडिया और जापान जो है वो कहाँ पे कर रहा है इसको, तो आपको याद रखना है कहाँ पे कर रहा है, इमाजू में। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है यहाँ पे, तो ये आर्मी मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जापान के साथ हमारी एक और एक्सरसाइज है मालाबार, जापान के साथ ही है, जापान इंडिया मैरीटाइम, आप सबको क्लियर हो रहा है। और शिन्यू मैत्री, ये भी किसके साथ है, हमारी जापान के साथ है। जापान की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि इंडियन नेशनल आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनके साथ, जापान के साथ। बेशक इन्होंने हमें बीच में छोड़ भी दिया था, ठीक है, वो एक अलग बातें हैं, पर अगर हम बात करें यहाँ पे तो अब जो है वो इनके साथ हमारी एक्सरसाइज होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद हम, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, कौन से चीफ की बात हो रही है यहाँ पे, आर्मी के वाइस चीफ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वाइस चीफ की बात हो रही है। तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन है यहाँ पे, योगेंद्र दिमरी। उसके बाद है MV सुचेंद्र कुमार लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू और लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह। तो इसका आंसर अगर हम फॉलो करें तो इसका आंसर बनता है आपके पास B सुचेंद्र कुमार। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अगर हम बात करें MV सुचेंद्र कुमार की, तो ये क्या बनने जा रहे हैं, नए वाइस चीफ बनने जा रहे हैं आर्मी स्टाफ के। और इनसे पहले कौन है अभी, तो BS राजू जी बैठे हुए हैं, जो कि अभी हटेंगे और इसके बाद ये यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये पहले क्या कर रहे थे, एज ए डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, वहां पर ये ड्यूटी दे रहे थे, बट अगर हम बात करें यहाँ पे तो अब ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए, कहता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है, आप सबको पता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडियन आर्मी ने कब फाउंड करा था इसे, तो 1 अप्रैल 1895 को इंडिया में। और जनरल मनोज पांडे करंट चीफ है कहाँ के, आर्मी स्टाफ के। आर्मी डे कब मनाया जाता है, आप सबको पता है 15 जनवरी को। और इस बार जो आर्मी डे मनाया गया वो कौन सा वाला था, तो 75 था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और हम 15 जनवरी को किसकी याद में आर्मी दिवस मनाते हैं, तो आपको याद होगा फील्ड मार्शल, FIELD, फील्ड मार्शल, क्या नाम था उनका फील्ड मार्शल का, KM करियप्पा, KM करियप्पा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी किसी करंट अफेयर में कराया हुआ है कि KM करियप्पा कौन थे, फील्ड मार्शल थे। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहेगा आपको किसी भी रिलेटेड तो आप मुझसे MCQ कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं। देखिए भाई, करना बहुत ज़रूरी है MCQ, नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।